कुछ न खाने वाला ससुराल। अरे रतनलाल जी, आइए आइए। क्या बात है, अभी भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है क्या? अरे भाई विशंबर जी, हम तो यही कहते हैं, अगर रतनलाल जी का बीपी काबू में नहीं आ रहा तो तुम किस मर्ज की दवा हो? अरे भाई दिखाओ अपने डॉक्टर की डिग्री का कमाल और रतनलाल जी को कोई उपाय बताओ। क्यों नहीं भाई, हमने तो डॉक्टरी करी इसीलिए ताकि दुनिया की भलाई कर सके। देखिए भाई साहब, हमको ऐसा लगता है कि आपकी डाइट में ना तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा करिए कि तेल मीठा चटपटा खाना एकदम बंद कर दीजिए और फिर देखिए कैसे आप स्वस्थ रहते हैं। रतनलाल जी घर पहुंचकर कहते हैं, अरे भाग्यवान सुनती हो, अभी विशंबर साहब से मिलकर आ रहा हूँ। देखो, उन्होंने कहा है कि तेल मसाला घी बिल्कुल भी नहीं खाना। अरे हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ये विशंबर भाई साहब क्या सारी डॉक्टरी आप ही के ऊपर निकालेंगे। रोज नई नई कहानी सुनकर चले आते हो और फिर हमें परेशान करते हो। अगर घी तेल मसाला मीठा आलू सब कुछ छोड़ दोगे तो खाओगे क्या? देखो रजत की माँ, विशंबर भाई साहब ने डॉक्टरी करी है। वो जो कुछ भी सलाह देते हैं हमारे भले के लिए देते हैं। अब यही डॉक्टर के पास जाओगी तो 1000 रुपये की फीस दोगी, तब डॉक्टर बताएगा तो खुशी खुशी मान लोगी। लेकिन एक भला आदमी मुफ्त की सलाह दे रहा है तो वो सबकी आंखों में खटक रहा है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, खान पान की आदतें सुधार लो सब लोग इस घर में, अपनी बीमारियाँ अपने आप दूर भाग जाएंगी। अरे मैं पूछती हूँ, इस घर में बीमार है कौन जिसकी बीमारी आप दूर भगाना चाह रहे हैं? भगवान की कृपा से सब भले चंगे हैं। पता नहीं आपको और क्या चाहिए। बच्चों को चैन से खाना तक नहीं खाने देते आप। अरे खाने की उम्र है उनकी, इस उम्र में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? इस घर में सब लोग वही खाएंगे जैसा मैं बताऊंगा। सब कुछ खान पान से ही तो जुड़ा हुआ है। अगर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करोगे तभी सब लोग स्वस्थ रहोगे। दूसरी ओर रतनलाल का बेटा रजत रश्मि को बहुत पसंद करता था। पिछले कई सालों से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब दोनों ही चाहते थे कि जल्दी ही वो लोग शादी के बंधन में बंध जाए। अरे रश्मि, अब बस भी करो। पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम गप्पा गप खाए जा रही हो। अब यहाँ पर हम सिर्फ खाने के लिए तो आते नहीं, कुछ बात भी करनी है या फिर चलो मैं? रजत, तुम जानते हो ना खाना मेरी कमज़ोरी है। अब इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए हैं और मैं खाना ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम तो मेरी जान हो, जानते हो ना। बात तो मैं तुमसे करूँगी लेकिन पहले थोड़ी पेट पूजा कर लो। जब पेट में अनाज ही नहीं होगा तो बातें कहाँ से आएगी? लगता है तुमने वो वाली कहावत नहीं सुनी कि भूखे पेट भजन नहीं होता। अच्छा, तो तुम भूखे पेट हो। अभी रेस्टोरेंट आने से पहले तुमने 2 प्लेट चाट खाई है, फिर मोमोज का ठेला देखकर तुम्हारा मन मचलने लगा और 1 प्लेट मोमोज भी खा ली तुमने। इतने से भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो अब यहाँ पर आकर तंदूरी नान और शाही पनीर उड़ा रही हो। अरे बाबा, अपनी आदतों में सुधार लाओ, वरना मेरे साथ तुम्हारी निभनी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगी। ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुमसे शादी करने के लिए मुझे अपनी खाना खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी? क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ राशन नहीं आता क्या? तुम लोग खाने की जगह हवा पानी पर जिंदा रहते हो क्या? कमाल करते हो तुम भी। ऐसी बातें क्यों करते हो जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता? देखो रश्मि, मेरे घर में ना सबके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है और सबको उसे फॉलो करना ही पड़ता है। जैसी तुम्हारी हरकत है ना, शादी के बाद तुम भूखी रह जाओगी। अरे डाइट कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना होती है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे घर पर डाइट फूड बनेगा भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो खाना होगा मैं खुद बनाकर खा लूँगी। अरे बाबा, इतना आसान होता तो मैं तुम्हें यहाँ बैठकर डराता थोड़ी ना। देखो, मेरे पापा को ना ये सब चटर पटर खाने से सख्त एलर्जी है और ये जो चीनी और कॉन्टिनेंटल के नाम पर हम लोग जंक फूड खाते ना, इसके तो नाम से भी नफरत करते हैं मेरे पापा। और इस गलत फहमी में मत रहना कि डाइट वो सिर्फ अपने लिए फॉलो करते हैं। उनकी सख्त हिदायत है कि घर में सभी लोग वही खाना खाएंगे जो घर में पकेगा और घर में वही पकता है जो पापा कहते हैं। उम्मीद है कि अब तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। समोसे जलेबी जैसी चीज़ का तो नाम लेने में भी हमें घबराहट होती है। कैसी बात कर रहे हो तुम? जी कैसे रहे हो समोसे और जलेबियों के बिना? मेरा तो दिन ही ख़त्म नहीं होता अगर मैं कुछ चटपटा और मसालेदार ना खा लूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम साल के 365 दिन वही उबला और बेस्वाद खाना खाकर काम चलाते हो? तो तुम्हें क्या लग रहा है, पिछले 3 महीने में ये जो मैंने 10 किलो वज़न कम किया है वो मेरे जिम जाने का नतीजा है? अरे हमारे घर में खाना इतना शाही बनता है
कि उसे खाकर बंदे की अपने आप भूख मर जाती है। और जब खाना नहीं खाओगे तो वेट लॉस तो होगा ही। तुम भी चिंता मत करो, तुम बहुत टेंशन में रहती हो ना कि तुम ओवरवेट हो। मेरे घर आओगी तो 6 महीने में डाइट से ही वजन कम हो जाएगा तुम्हारा। देखो रजत, तुम्हारी बातों से ना मुझे डर लग रहा है। और सीधी सी बात तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, लेकिन खाने के बिना नहीं रह सकती। इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे शादी करने का प्लान ही ड्रॉप करना पड़ेगा। ये लो देखो कलयुगी प्रेमिका, खाने के लिए पति को छोड़ने को तैयार हो गई। अरे कोई रास्ता निकालो ना। वही तो सोच रही हूँ ना रजत, कि कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारे घर आकर सबको अपनी तरह चटोरी ना बना दिया तो मेरा नाम रश्मि नहीं। अच्छा, और ये सब तुम करोगी कैसे? जब उस घर का बेटा होकर मैं आज तक हिम्मत नहीं कर पाया पापा के खिलाफ बोलने की, तो तुम तो बहू बनकर आओगी और मेरे घर वालों को सुधार दोगी। अरे भैया, हमारे घर में तो बहुओं के लिए तो और भी सख्त कानून होता है। तुम्हारे मुंह से तो चू की आवाज़ भी निकली ना तो समझो तुम्हें तो सजाए उम्र कैद सुना दी जाएगी। तभी तो मैं तुम्हारे घर बहू बनकर नहीं, रोल चेंज करके आऊँगी। क्या मतलब? रोल चेंज करने से क्या मतलब है? मतलब मैं तुम्हारे घर आऊँगी एक सर्वेंट बन के और इनडायरेक्टली सबको टेस्टी खाना खिलाऊंगी। बोलो क्या बोलते हो? क्या बात कर रही हो रश्मि, तुम पूरे घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, ये सब कर पाओगी? तुम कह रहे थे ना प्यार के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, तो समझ लो मैं भी ये कुर्बानी तुम्हारे प्यार के लिए दे रही हूँ। अगले दिन रश्मि एक काम वाली का गेटअप बना लेती है और रजत के घर पहुंच जाती है। देखो मेम साहब, मैं एक काम वाली हूँ, बहुत दूर गाँव से आई हूँ मैं, मेरा कोई नहीं है। अपने घर में अगर मेरे को काम दोगे ना तो आप लोगों का बहुत एहसान होगा। अरे कौन है रे तू, क्या नाम है तेरा? मेम साहब, फुलवा नाम है हमरा, बहुत सफाई है हमरे काम में। काम ऐसा कर देंगे ना, आप याद रखेंगे कि घर में फुलवा नाम की कोई काम वाली आई थी। बस एक कमजोरी है हमरी, खाने पीने के मामले ना हम कोनो कंप्रोमाइज नहीं करते, खाने के शौकीन है बस। अच्छा, यह बता पैसे कितने लेगी? अरे बस रहने के लिए थोड़ी जगह और 2 बखत का खाना दे देना फुलवा को, और क्या चाहिए? फुलवा के आगे पीछे कौन है जिसके लिए पैसा जोड़ेगी? हमको पैसा वैसा का लालच ना है। अच्छा, चल ठीक है, फिर कल से ही आ जाना काम पे। कल से काहे मेम साहब, आज से ही शुरू कर देते ना हम। अरे वाह भाई, तू तो बड़ी कॉमेडी है। चल ठीक है, तू भी क्या याद करेगी, लग जा काम पर। बहू भी पूरा दिन काम करते करते चटर पटर करती रहती है, तू काम पर आ जाएगी तो उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बहू इधर तो आ, देख कौन आया है यहाँ। अरे माँ जी, कौन आ गया सुबह सुबह? फिर से कोई रिश्तेदार आ गया क्या आपका? मैं तो ना इस घर में जिस दिन से आई हूँ बस मेहमानों की खातिरदारी कर रही हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ससुराल नहीं सराय में आई हूँ। एक मेहमान जाता नहीं कि दूसरा आता नहीं। अरे महारानी, यहाँ आकर भी देखेगी या वहीं से चटर पटर करती रहेगी? तो आ रही हूँ माँ जी, आ रही हूँ, रुकिए 2 मिनट, खाली नहीं बैठी हूँ, काम कर रही थी। एक तो वैसे इस घर के काम खत्म नहीं होते, ऊपर से आपका थोड़ी थोड़ी देर में बहू इधर आना चलता रहता है। अरे मुझे पता है कि काम के बोझ के नीचे तू दबी जा रही है, तेरा काम हल्का करने के लिए ही ये काम वाली बुलाई है। अब तो फिक्र मत कर, आज से घर का सारा काम ये फुलवा संभाल लेगी। अरे मेम साहब, सारा काम ये फुलवा अकेले कैसे संभालेगी? अरे फुलवा भी तो इंसान है ना, कोई जिन्न थोड़ी ना है। थोड़ा बहुत हाथ तो आप लोग भी लगवा देंगे, किस थोड़ी ना जाएंगे। अरे हाँ ठीक है ना, करवा दिया करेंगे तेरी थोड़ी बहुत मदद। ऐसा है ना छुट्टी मेम साहब, काम तो मैं सारा कर देगी, लेकिन पहले ना 1 कप चाय बनाकर पिला दो बढ़िया सी। अरे चुप कर तू, चाय इस घर में नहीं बनती है, और आज के बाद चाय का नाम भी मत लेना यहाँ पर। अरे मेम साहब, चाय पीना कौन सी गाली होती है जो मैं बोल दिया तो पाप हो जाएगा? सारी दुनिया पीती है चाय, आपके यहाँ चाय पीना मना है का? हाँ, चाय पीना मना है, क्योंकि चाय एक जहर के समान होती है, और मेरे जीते जी ये जहर इस घर में कोई नहीं पिएगा। तुम्हें पता भी है, ये दूध वाली चाय जिसे तुम लोग चटकारे ले लेकर पीते हो, यह कितनी नुकसानदायक है। दुनिया भर की बीमारियों की जड़ होती है ये चाय। अरे बाबूजी, चाय जहरीली होती है तो ठीक है, 1 कप गर्मा गर्म दूध ही पिलवा दो।
कुछ तो जान आए शरीर में, तभी तो काम में हाथ पैर चलेंगे। अरे भाई, दूध भी नहीं आता हमारे घर में तो चाय कहाँ से बनेगी? तुम्हें पता भी है, ये जो गाय भैंसों का दूध पीते हो ना तुम लोग, ये इंसानों के लिए बना ही नहीं है। इंसान के शरीर में जाकर तरह तरह की बीमारियां बनाता है। अरे भगवान ने पशुओं को दूध उनके बच्चों का पोषण करने के लिए दिया है, इंसानों का पोषण करने के लिए नहीं। हाँ हाँ, कर लो 4 दिन और अपनी मनमानी, सबको लाइन पर ना लेकर आई तब कहना। दोपहर में, मेम साहब खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा तू ऐसा कर, सलाद काट ले और थोड़ी सी दाल बना देना, उसके साथ सादे चावल। ये देवा रे देवा, खाली दाल चावल? देखो मेम साहब, मैंने पहले ही बताया था मेरे को ना खाने पीने का बहुत शौक है। आप लोगों को नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मैं तो अपने लिए कोफ्ते बना रही हूँ। मैं तो कोफ्ते से गर्मा गर्म फुल्की खाएगी मक्खन लगा के। ऐसा रूखा सूखा खाना मेरे को नहीं चलता। अच्छा चल ठीक है, तेरा जो मन करे तो बनाकर खा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए दाल चावल ही बनाना। और सुन, तुझे जो भी खाना है ना, इधर रसोई में बैठकर ही खाना। बाबूजी के सामने नाम भी मत लेना कोफ्ते का, वरना फिर से उनका प्रवचन चालू हो जाएगा। छोटी मेम साहब, एक बात पूछूं आपको, ये बाबूजी आप लोगों को खाने के मामले में इतना टॉर्चर काहे को करते हैं? अरे मलाई कोफ्ता कोई जहर मिला थोड़ी ना होता है कि उसको खाकर आदमी ऊपर पहुंच जाएगा। आपका मन नहीं करता का कभी कुछ बढ़िया मसालेदार चटपटा सा खाने का? देख फुलवा, इन सब बातों का ना कोई मतलब नहीं है। बाबूजी ने कह दिया है कि इस घर में तला भुना मसालेदार खाना नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। और सुन, सोमवार के दिन हमारे घर में सभी लोग उपवास करते हैं, तो सोमवार को तो बस अपने लिए ही खाना बनाना, हम सब उस दिन कुछ भी नहीं खाते। अरे मेम साहब, आप लोग तो पहले ही फूल पत्ती पर जिंदा हो, उसको भी एक दिन छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी मेरे को समझ में आया कि आप काम करने की टाइम इतना चिड़चिड़ काहे को करती है। अरे खाना तो ठीक से खाती नहीं आप, अब शरीर में ताकत ना होगी तो काम करने पर चिड़चिड़ तो होगा ही। मेरी बात मानो तो दबा कर खा कर देखो, 2 दिन ठीक से खाना खाएंगे ना आप, शरीर में अपने आप जान आ जाएगी और फिर काम करने में मन भी लगा रहेगा। अरे तुझसे किसने कहा कि मैं पेट भर के खाना नहीं खाती? देख, अभी मैंने खाया ना दाल चावल। छोटी मेम साहब, आप ना मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी है। ये देखो, अभी मलाई कोफ्ता ख़त्म नहीं हुआ और मैं कहती है मैं किसी को नहीं बताएगी। आप एक बार टेस्ट करके देखा, आपका मन झूम जाएगा। अरे फुलवा, तो क्यों बार बार मलाई कोफ्ते की बात कर रही है? फिर मेरा भी मन डोल रहा है उसकी खुशबू से। मीम साहिब, जब मन डोल ही रहा है तो थोड़ा सा चक्कर देखो कैसा खाना बनाया मैंने। निक्की फुलवा के कहने से थोड़ा सा खाना चक्कर देखती है। अरे फुलवा, तेरे हाथों में तो भाई जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट खाना, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं आखिरी बार कब इतना स्वादिष्ट खाना खाया था मैंने। अरे मेम साहब, मैं तो बोलती है आग लगाओ इस दाल चावल और खिचड़ी दलिया को। आप ना चुपचाप मेरी पार्टी में आ जाओ, हम दोनों मिलकर रोज दावत उड़ाएंगे। अरे मेम साहब, 4 दिन की जिंदगी, खाओ पियो मौज करो। ये बीमारों वाला खाना खाकर कब तक काम चलाएंगे आप? देख फुलवा, तू वादा कर, मैंने तेरे साथ यहाँ रसोई में छिपकर ये सब खाया था, इस बारे में तो घर में किसी को कभी नहीं बताएगी। अरे मेम साहब, पक्का प्रॉमिस कर रहे लिए आपको, ये बात मेरे और आपके बीच में रहेगी। शाम के समय देखिए आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। निकी, ये क्या बना लिया तुमने आज? इतना तेल वाला खाना बाबूजी ने देख लिया ना तो अभी प्रवचन चालू कर देंगे। अरे मैं कहती हूँ आप खाइए ना, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। ये मैंने नहीं, फुलवा ने बनाया था अपने लिए। देख रहे हो, हमसे ज़्यादा सुखी तो इस घर में नौकर है, जो कम से कम अपने मन का खाना तो खा पाते हैं। हमें तो इस घर में 1 कप चाय तक नसीब नहीं है। निक्की अपने पति को भी फुलवा के हाथ का बना चटपटा मसालेदार खाना खिलाती है, तो वो भी उंगलियां चाटता रह जाता है। अगले दिन, तेरे हाथ का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। अरे कल मैंने तेरे भैया को भी खिलाया था, वो भी ना उंगलियां चाट चाट के खा रहे थे। अरे छोटी मीम साहब, जब आपको और भैया को ये मसालेदार खाना इतना ही पसंद है तो फिर काहे रोज रोज वो खिचड़ी और बिना मसाले का खाना खाते हैं आप लोग? अरे फुलवा, क्या बताया है तुम्हें, ये सारी आग ना पड़ोस वाले विशंबर अंकल की लगाई हुई है। और बाबूजी है ना, जरा सा भी अपना दिमाग लगाते नहीं, बस जैसा वो अंकल बताते हैं फटाफट उनकी बातों में आ जाते हैं।
अच्छा, तो ये बात है। ठीक है मईम साहिब, देखना पड़ेगा इन पड़ोस वाले अंकल को भी, आखिर वो कौन से खेत की मूली है। अगले दिन फुलवा दोपहर का काम निपटाने के बाद चुपचाप खिड़की से विशंबर जी के घर पर नजर रखने लगती है। उसने देखा कि कहने को तो विशंबर एक डॉक्टर थे, लेकिन पूरा दिन में उनके क्लिनिक पर इक्का दुक्का पेशेंट ही आते थे। बाकी का सारा दिन तो उनका मक्खियां मारने में ही बीत जाता था। एक दिन फुलवा बाजार से सामान ले रही थी, तभी उसने विशंबर को 1 किलो जलेबी और समोसे पैक कराते हुए देखा। अरे दैया, समोसे और जलेबियां पैक करवा रहे हैं, और हमारे यहाँ सबका खाना पीना बंद करवा के रखा है। फुलवा अपना मोबाइल निकालकर समोसे जलेबी खरीदते हुए विशंबर का वीडियो बना लेती है और चुपचाप अपने घर लौट आती है। बाऊजी, आप घर में सभी के ऊपर खाने के मामले में बहुत सख्ती करते हैं ना। सप्ताह में 1 दिन का व्रत करवाते हैं, किसी को चाय दूध नहीं पीने देते, बिना छौंके का खाना बनवाते हैं। आपकी सख्ती के कारण ना खाना इतना बेस्वाद बनने लगा है कि घर में कोई भी सही तरीके से खाना नहीं खाता, जिसकी वजह से ना सबका वजन दिन पर दिन कम होता जा रहा है। मैं जानती है ये सब ना आप विशंबर अंकल के कहने से करते हैं, इसलिए आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ है। फुलवा वीडियो चलाकर रतनलाल जी के सामने रख देती है। अरे विशंबर हमें तो बाजार का खाना खाने से मना करता है और खुद समोसे और जलेबियां खरीद रहा है। इसका मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। ऐसा है बाबूजी, बहुत टॉर्चर किया है आपने हम लोगों को। अरे हम तो लिहाज करके इतने सालों से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप चलिए, अब वहीं जवाब देंगे कि आखिर किस चीज़ का बदला निकाला है उन्होंने हमसे। रतनलाल जी अपने पूरे परिवार के साथ पड़ोस वाले विशंबर जी के यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि विशंबर अभी समोसे और जलेबियाँ थाली में सजा ही रहे थे। वाह भाई साहब वाह, हमें सादा भोजन खाने का प्रवचन सुनाकर आप खुद यहाँ पर जलेबी और समोसे दबा रहे। अरे भाई, वो सब तो किताबी बातें हैं। अब अपनी साख बनाए रखने के लिए ऐसी बातें कहनी पड़ती है। उन बातों को इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अरे मैं तो खुद खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ। दिन में जब तक कुछ चटर पटर ना खा लूँ, मेरा तो जैसे दिन ही पूरा नहीं होता। और भाई साहब, आजकल एडवर्टीजमेंट का ज़माना है। लोगों के सामने ज्ञान भरी बातें ना करो ना तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। क्लिनिक का काम बड़ा मंदा चल रहा था, इसीलिए मैं जानबूझकर मिलने जुलने वालों को मुफ्त की सलाह बांटने लगा था, ताकि हम भी वायरल हो जाए और हमारा भी काम चल निकले। विशंबर की बात सुनकर बेचारा रतनलाल ठगा सा रह जाता है और अपना सा मुंह लेकर वापस घर को लौट आता है। अब जब विशंबर अंकल की पोल खुली गई है तो मैं भी आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये फुलवा कोई नौकरानी नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। जब इसे हमारे घर के खान पान के बारे में पता चला तो इसने मुझसे वादा किया कि ये सबको सही ट्रैक पर लेकर आएगी और उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। इसके बाद रतनलाल जी को अपनी गलती का एहसास होता है और उनके घर में खाने पीने पर लगी सारी बंदिशें हट जाती हैं।